सुप्रभात। आज की कविता है कन्यादान। कन्यादान कविता पढ़ने से पूर्व इसके कवि ऋतुराज के बारे में जानना आवश्यक है। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा सब पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसी दिखाई न देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण से अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। अब कविता प्रारंभ करते हैं। कविता सुप्रभात। आज की कविता है कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ कवि ऋतुराज बता रहे हैं कि एक माँ अपनी बेटी को जब विदा करती है ससुराल के लिए, तो उसका जो दुख होता है वो प्रामाणिक है, मतलब प्रमाण के द्वारा सिद्ध है, स्वाभाविक है। उसका दुख स्वाभाविक है, प्रमाण द्वारा सिद्ध है, और वो दुख उसको पीड़ा पहुंचाता है, कन्या को भी और माँ को। माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है और दुखी हो रही है। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि पुत्री के विवाह के समय माँ को उसके भविष्य के बारे में चिंता हो रही है, और वो माँ अपनी बेटी को स्त्री के जो परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। स्त्री का परंपरागत आदर्श क्या है कि वो ससुराल जाए, सबकी सेवा करे, जो हमारे पुरातन काल में था कि बेटी की डोली घर से निकलती है तो अर्थी ससुराल से जाती है। लेकिन इस परंपरा का विरोध करते हुए वर्तमान समय में जो अत्याचार स्त्रियों पे हो रहे हैं, उस अत्याचार से माँ पूरी तरह से ज्ञान, उस अत्याचार का ज्ञान है उसे, माँ को पूरी तरह से, और वो अपनी बेटी को समझा रही है कि तुम अपनी रक्षा कैसे करना। क्या होता है कि बेटी को स्त्री के जो परंपरागत आदर्श रूप से हटकर माँ अपनी बेटी को शिक्षा देना चाह रही है। हमारे समाज द्वारा स्त्रियों के लिए जो आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के रूप में बंधन होते हैं। तो कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के जो संचित अनुभव हैं, की जो पीड़ा है, उसकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति की गई है। तो वही माँ क्या कह रही है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते हुए। माँ जब बेटी का कन्यादान कर रही है, तो उसका जो दुख है वो प्रामाणिक है, मतलब
सर्वसिद्ध है। वास्तव में उसका जो दुख है वो सच है, यथार्थ है, और इसीलिए माँ अपनी बेटी को विदा करते समय दुखी हो रही है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। और माँ अपनी बेटी को जब विदा कर रही है तो उसके दुख में कितनी सच्चाई है। क्यों सच्चाई है? क्योंकि वही उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी है। कौन? बेटी। बेटी ही उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी है। मतलब उसने सारा जीवन उसको पालने में, उसके ऊपर सारी ममता अपनी न्यौछावर कर दी और उसको एक अच्छा इंसान बनाने में माँ ने पूरी अपना जीवन बिता दिया। तो इस ऐसी बेटी की, वो बेटी के भविष्य के लिए भी वो बहुत अधिक चिंतित है। और जब चिंतित है और जब उसको विदा कर रही है तो उसकी चिंता, उसकी पीड़ा, उसका दुख स्वाभाविक है, प्रामाणिक है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि इसे सुख का आभास तो होता था। अब लड़की, क्यों माँ दुखी भी हो रही है? क्योंकि लड़की अभी पूरी तरह से सयानी नहीं हुई है, मतलब अभी छोटी उम्र की है और अभी इतनी भोली सरल है। और वो भोली भाली है और सरल, सीधी बालिका है, सीधी है, सीधी बालिका है बिल्कुल। उसे समाज में व्याप्त जो पीड़ा है, जो समाज में स्त्रियों के प्रति अत्याचार किए जाते हैं, जो समाज के में तरह तरह से शोषण स्त्रियों का किया जाता है, उसका भास कन्या को नहीं है। लेकिन माँ अपने अनुभव कर चुकी है और माँ अपने अनुभवों के आधार पर लड़की को ससुराल जाते समय सचेत कर रही है। ठीक। अब अभी वो इतनी भोली सरल थी, ये हो गया कि उसे सुख का आभास तो होता था। इतनी वो सीधी थी, इतनी भोली भाली थी कि वो सुख का ही अनुभव सहज रूप में कर पाती थी। सुख का अनुभव, आभास तो होता था, मतलब उसे सुख का अनुभव था। उसने अपने माँ के घर में केवल सुख ही सुख भोगा था, तो सुख का भान था, उसे सुख का ज्ञान था कि उसे सुख का आभास था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था उसे। दुख माने जीवन में आने वाले दुखों को वो नहीं जानती थी, क्योंकि उसने दुख अभी माँ के घर में केवल दुख, सुखी सुख भोगा था, दुख का उसे आभास ही नहीं हुआ था। तो उसे दुख के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। और माँ अपनी बेटी को संसार की चालाकी को समझने के लिए बेटी को सचेत कर रही है। और क्या कह रही है कि उसे दुख किसे कहते हैं उसे ये नहीं पता है, इसलिए अपनी बेटी को सचेत कर रही है, क्योंकि उसके बेटी के जीवन में सुख और खुशियां ही हैं। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, मतलब दुख के बारे में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था कि जो उसे दुख होगा, जो उसे दुख किसे कहते हैं, क्या उसे उसकी इतनी सरलता, भोलापन है कि उसे दुख के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, या लोगों की चालाकी के बारे में उसे कुछ नहीं पता होगा। लोग चालाकी करके किस तरह से उसे दुख देंगे, ये उसका ज्ञान उसको नहीं है। पाटिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाटिका थी वो धुंधले प्रकाश की। अभी तो उसने सूखे के धुंधले प्रकाश को ही समझने का प्रयास कर रही थी, मतलब उसे सुख दुख के बारे में, सुख का तो आभास था लेकिन दुख के बारे में नहीं पता था। वो केवल विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का ही उसे पता था, और वो काल्पनिक सुखों में भी जी रही थी कि मतलब विवाह होगा, गहने मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, इस काल्पनिक सुख में ही वो जी रही थी। और इसके पीछे जो उसे दुख मिलेगा उसका आभास नहीं था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की। क्लियर हुआ कि वो केवल धुंधले प्रकाश को ही समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों, मतलब जीवन की कविता के रूपी कुछ तुक, माने तुक, और कुछ लयबद्ध शब्दों को, लयबद्ध शब्द, यहाँ तुक और लयबद्ध शब्द क्या हुए, जो उसको केवल कल्पना में काल्पनिक सुख जो है, विवाह के बाद जो जेवर मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, नई नई जगह घूमने जाते हैं, केवल ये तुक और लयबद्ध इसी से संबंधित करा गया, उसको ही समझ पाती थी। और मतलब क्या हुआ कि वो गहरे अर्थ को ग्रहण करने की प्रौढ़ता अभी उसमें नहीं आई थी। वो जीवन के हल्के फुल्के सुखों को ही वास्तविक सुख समझ रही थी। आ गया।
मतलब कुछ तुकों चूर लयबद्ध पंक्तियों का मतलब क्या हुआ कि जीवन के गहरे दुख को, मतलब इसके कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों के माध्यम से पुत्री की मानसिकता को बहुत सुंदर ढंग से कवि ने उभारा है कि उसे जीवन के हल्के फुल्के सुख को ही वो वास्तविक सुख समझती थी। इसीलिए वो मां अपनी बेटी को सचेत कर रही है। आगे है, मां ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। मां ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब मां अपनी बेटी को सचेत करते हुए, उसे आगाह करते हुए, उसे सावधान करते हुए क्या कह रही है कि अपने चेहरे, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। मतलब क्या हुआ कि तुम नए वस्त्रों, नए आभूषणों से अब बहुत और सुंदर लगने लगोगी, तो अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना, अपने रूप सौंदर्य पर कभी रीझना नहीं, कभी खुश मत हो जाना। ठीक है, घमंड नहीं करना। पानी में झांककर अपने रूप सौंदर्य पर कभी रीझना नहीं, मतलब प्रसन्न ना होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने की नहीं। और क्या कह रहा है, कह रही है मां अपनी बेटी को समझाते हुए कि अगर तुम अपने सौंदर्य पर खो जाओगी तो तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि रूप के भुलावे पर आकर तुम खो जाओगी। अब क्या दूसरी सीख दे रही है, आग रोटियां सेकने के लिए है, मतलब रोटियां सेकने के लिए आग का प्रयोग किया जाएगा। केवल उसको आगाह कर रही है कि यदि आग का प्रयोग करना है तो केवल रोटियां सेकने के लिए करना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। और उसमें जलने के लिए नहीं मतलब आग जलाकर आत्महत्या करने के लिए नहीं। ये तो इसका आग का दुरुपयोग है। यहाँ पे इन शब्दों के द्वारा कवि उस प्रथा की ओर संकेत कर रहा है जिसमें दहेज के लिए छोटी छोटी लड़कियों को, छोटी बहुओं को जलाकर मार दिया जाता है। तो इस तरह से कोई तुम्हारे ऊपर दुस्साहस ना कर पाए और आग का प्रयोग केवल रोटियां सेकने के लिए करना, स्वयं उसमें जलना नहीं, मतलब उसमें आत्महत्या करने का प्रयास नहीं करना। इतने दुखों से उबर होकर, इतने दुखों में भरकर अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में कभी नहीं सोचना, बल्कि अत्याचार का विरोध करना। ये मां बता रही है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम, जैसे शब्दों के द्वारा, शब्दों के भुलावे में लोग किसी को भी बहला लेते हैं। तो जिस तरह से शब्दों के द्वारा व्यक्ति किसी को बुला लिया जाता है, उसी तरह से कवि क्या कह रहा है कि शाब्दिक भ्रम की तरह वस्त्र और आभूषण है। मतलब जो वस्त्र और आभूषण होते हैं वो शब्दों के भ्रम की तरह व्यक्ति, लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, कवि बेटी को, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति जो स्त्रियों का स्वाभाविक मोह होता है, उसकी मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान कराते हुए कह रही है कि तुम वस्त्र आभूषणों के मोह में मत पड़ना। वस्त्र और आभूषण केवल हमें मोह में डाल देते हैं, केवल शब्दों के भ्रम है। इनके लुभाने में, इनके लुभावे में आना मूर्खता है। तो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। और ये आकर्षण जो इस वस्त्र आभूषणों के प्रति जो हमारा स्त्रियों का स्वाभाविक आकर्षण होता है, वो स्त्रियों के लिए बंधन के स्वरूप होता है। इनके बंधन में फंसकर अपने अस्तित्व को लड़की नहीं भूले, इसलिए मां अपनी बेटी को सचेत कर रही है कि वस्त्र आभूषण के भुलावे में आकर अपने अस्तित्व को मत भूल जाना। तुम्हारा अस्तित्व है, तुम एक किसी के अत्याचार का विरोध करोगे और अपने ऊपर कोई भी किसी भी धोखे को बर्दाश्त नहीं करोगे। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि कवि कह रहा है कि माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि
आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए होते हैं। आभूषणों से तुम्हारा सौंदर्य बढ़ेगा, ना कि बेड़ियां बन जाए। आभूषणों को अपनी बेड़ियां ना बनने देना कि आभूषणों को पाकर तुम अब कुछ उसके अत्याचार का विरोध नहीं कर रहे हो। वस्त्र आभूषण की कमजोरी में ना पड़ना और अत्याचार का खुलकर विरोध करना, क्योंकि ज्यादा अत्याचार होने पर ही इस तरह से जो दहेज के लिए या अत्याचार से पीड़ित स्त्रियों को जला दिया जाता है, उसके लिए माँ अपनी बेटी को सचेत करते हुए कह रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए करना, जलने के लिए नहीं, मतलब उसमें आत्मदाह स्वयं न करना या न ही किसी को अपने को जलाने देना। और वस्त्र आभूषण जो हैं वो शब्दों के जाल हैं, वो शब्द जो अपने में मिला लेते हैं, तो उनको शाब्दिक भ्रमों की तरह, मतलब शब्दों के भ्रम हैं, उनके लुभावे में आना जो है वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो और यही कहा, बाद में फिर सचेत किया कि आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए है, बेड़ियां बनने के लिए नहीं। अब क्या करा, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना। अब माँ ने तीसरी शिक्षा क्या दी कि तुम लड़की होना, तुम लड़की बनकर तो रहना, लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम लड़कियों के सभी गुण होने तुम्हारे चाहिए, परंतु तुम कायर और शारीरिक रूप से कमजोर मत बनना। लड़की होना मतलब लड़कियों के सभी गुण होने चाहिए, पर तुम किसी भी तरह से कायरता और शारीरिक रूप से कमजोरी को मत ग्रहण करना। ये हो गया क्लियर? अर्थात कवि जो है कह रहा है, कवि ऋतुराज माँ से कहलवा रहे हैं, अपनी बेटी को सचेत करवा रहे हैं कि तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार और शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमजोर ना समझा जा सके। और माँ ने अपनी बेटी को सलाह दी कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई ना देना, मतलब तुम मन से लड़की की तरह बोधी, सरल और निश्चल रहना, अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करना। यहाँ पे लड़की होना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करता है और कोई अत्याचार कर रहा है, कोई तुम्हारे को पीड़ित कर रहा है, इस लोक व्यवहार में सावधान रहना, अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग क्या होगा, तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा शोषण करेंगे।